Hello and once again welcome back to Himachal Pradesh GK series part 16। तो पार्ट 16 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में जब पार्ट 14 पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि पार्ट 14, पार्ट 16 और 15 ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक बार इनको फिर से देखते हैं कि ये कैसे इंटरलिंक्ड है आपस में। तो मूव करते हैं पार्ट 14 की तरफ। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज का जो हमने पार्ट 14 स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें हमने बेसिकली डिस्कशन स्टार्ट की थी हिमाचल प्रदेश का जो पटवारी एग्जाम हुई थी उसमें जो हिमाचल प्रदेश जीके सेक्शन रहा था उसकी हमने एनालिसिस स्टार्ट की थी। तो इसमें दो पेपर हमने इंक्लूड किए थे, 2016 वाला और एक 2019 वाला। इन दोनों 2016 में भी एचपी जीके के 10 क्वेश्चन थे, 2019 में भी हिमाचल प्रदेश जीके के 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर हुए थे 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें से पार्ट 14 में हमने डिस्कस किए थे पहले 7 क्वेश्चन, फिर पार्ट 15 में डिस्कस किए थे हमने, फिर 14 तक पहुंच गए और 14 से आज हम पहुंचेंगे पार्ट 16 में 20 क्वेश्चन तक। लेकिन सबसे पहले हम इस पूरी सीरीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पटवारी वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन देखे। तो लेट्स स्टार्ट। कि पहला क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरण कब हुआ? तो 1 नवंबर 1966। ठीक है, 1 नवंबर 1966। और जैसे ही इन क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरण हुआ, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर हो चुका था। तो हिमाचल पूर्ण हो चुका था। ठीक है, इनफैक्ट हिमाचल कब पूर्ण बना? तो 1 नवंबर 1966। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था भुंडा उत्सव। ये ऊपरी हिमाचल में मनाया जाता है, शिमला में भी मनाया जाएगा, कुल्लू मनाली में भी मनाया जाएगा, लेकिन ये किससे संबंधित है? तो भगवान परशुराम इनसे संबंधित है ये। ठीक है, इसको पहाड़ी कुंभ भी कहते हैं क्योंकि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इसको मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो किन्नौर या लाहौल स्पीति या इनडायरेक्ट वे में हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो वो है जास्कर पर्वत श्रृंखला। ठीक, इसमें हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला भी लाई करती है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, 7026 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली थी गोरखा सेना। 1801 से 1815 तक इसका जो शासनकाल रहा था हिमाचल प्रदेश में, और इस सेना के कमांडर रहे हैं अमर सिंह थापा। फिफ्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 20 जुलाई 1809 को ज्वालामुखी संधि हुई थी संसार चंद और राणा रणजीत सिंह के मध्य, महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी ज्वालामुखी संधि। कब? 20 जुलाई 1809 ईस्वी को। सिक्स्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जो जल विद्युत परियोजना है वो है शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। 1932 में बनकर ये तैयार हुआ था और ये प्रेजेंट टाइम में इसको पंजाब गवर्नमेंट के अधीन आता है। 110 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है और ये बना हुआ है उल्ह नदी पर, जिसको हम प्राचीन काल में रीना नदी कहते थे। ठीक, सेवंथ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था झांझर। ये झांझर जो है बेसिकली एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डिस्ट्रिक्ट चंबा। झांझर जो है वो चंबा का काफी फेमस जो है वो एक लोक नृत्य है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया पार्ट 15, क्योंकि यहाँ पर वो 20 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए थे, तो इसके बाद हमने जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे उनको पार्ट 15 में कंटिन्यू करने की कोशिश की। तो पार्ट 15 में 8th क्वेश्चन डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 3। और इसी के साथ इसकी डिटेल एनालिसिस की। ये है वो 3। वर्तमान में तो इंदु गोस्वामी हैं, पालमपुर से हैं ये, जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर से हैं ये, और अनंत शर्मा शिमला से हैं। ये वर्तमान में 3 जो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं।
9th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि 18 फरवरी 1948 को क्या हुआ, सुकेत सत्याग्रह। सुकेत काफी हिस्टोरिकल फॉर्म में मैंने इसको आपको समझाया था सुकेत सत्याग्रह के बारे में। तो इसका नेतृत्व किया था पंडित पद्मदेव, इनको कविराज भी कहा जाता है, पंडित पद्मदेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 1939 में जो धामी गोलीकांड हुआ था, धामी गोलीकांड या धामी आंदोलन। एग्जैक्ट डेट थी 16 जुलाई 1939 को, रात को हुआ था तकरीबन। ये हिमाचल प्रदेश का पहला गोलीकांड था, धामी गोलीकांड। इसके जो नेतृत्व किया था वो किया था भागमल सोठा ने, भागमल सोठा। ठीक है। और कब हुआ एग्जैक्ट डेट, 16 जुलाई 1939। धामी बेसिकली एक रियासत थी शिमला में। ठीक है, वहां पर हुआ था ये गोलीकांड। 12th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1971। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था, तो 26 जनवरी के साथ जाना मुनासिब रहेगा। बट एग्जैक्ट डेट 25 जनवरी 1971। और इसका जो ओल्ड बिल्डिंग है उसका नाम था रिवंसवुड, रिवंसवुड। ठीक है। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। ठीक है। काफी डिस्कशन डिटेल में इसको डिस्कस किया था हमने। 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जो प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक, शिवालिक के नाम से, शिवालिक पर्वत किसे कहा जाता था। यस, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था, तो प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक को कहा जाता है मेनाक पर्वत, मेनाक पर्वत। ठीक है। ये पर्वत बेसिकली जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं उनको हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से अलग करती है, ये वाली पर्वत श्रृंखला मेनाक। ठीक है। और जिसका ये मेनली फोकस करती है डिस्ट्रिक्ट ऊना को। और लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पार्ट 15 के अंदर कि कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति। तो मैंने आपको बताया था कुफरी जिस भी शब्द की फसल की किस्म के साथ लगा होगा वो इनफैक्ट वे में आलू को रिप्रेजेंट करेगी। वाई बिकॉज जो हमारा जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो कुफरी में है, कुफरी, और कुफरी पड़ती है जगह शिमला में। ठीक, काफी डिटेल से इसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे, ये तो थी प्रीवियस क्वेश्चन की रिकैप्चुलेशन। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 16, पार्ट 16। ठीक है। तो जो रिमेनिंग के बच गए 6 क्वेश्चन उनको इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ हिमाचल प्रदेश की जो पटवारी एग्जाम हुए थे 2016 और 19 में, उसकी जो हिमाचल प्रदेश जीके की एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो मूव करते हैं पार्ट 16 की तरफ। 15 क्वेश्चन जो बनता है इस पार्ट में, वो बनता है कि हिमाचल प्रदेश की आपको सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बतानी है। ये कौन सी है प्राकृतिक झील? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील ये किस जिले में है? तो ये है, देखो, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, नेचुरल लेक, द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ एचपी इज रेणुका, रेणुका। और रेणुका है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो बेसिकली ये पर्टिकुलरली नाहन वाला एरिया जो है उसके आसपास में है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कभी अगर पर्टिकुलर एरिया पूछ जाए तो आपने नाहन मेंशन करना है एज कंपेयर टू पौंटा साहिब, क्योंकि नाहन के काफी नजदीक है ये वाली झील। ठीक है। अच्छा, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है सिरमौर में, तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, रेणुका झील की जो लंबाई है वो है 2.5 किलोमीटर, तकरीबन 2.5 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है। और इस लंबाई के साथ ही इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये काफी, और जो नेचुरल लेकें एचपी उनमें सबसे लंबी है, इसलिए इसको हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहा जाता है। ये रही उसकी एक इमेज, ये रेणुका लेक इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ये वाली है। ठीक, ये है रेणुका लेक। इसकी आकृति, इसकी शेप अगर आप इसको कभी नजदीक से निहारोगे तो ये दिखेगी आपको, ऐसे लगेगा जैसे कोई जो लेडीज है वो सोई हुई स्त्री के समान इसकी जो है वो शेप दिखती है। ध्यान से यहां से देखने पर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई लेडीज इस तरीके से सोई हुई हो। ध्यान से देखिए, इस तरीके से।
ठीक है, तो कैसी शेप है इसकी? सोई हुई स्त्री जैसी इसकी शेप है। और इस झील का संबंध किससे है? तो इस झील का संबंध 3 व्यक्तियों के साथ जोड़ा जाता है। एक है माता रेणुका, जिनके नाम पर ही इस झील का नामकरण हुआ है, गॉडेस रेणुका। उनके इनके पति ऋषि जमदग्नि, तो इनके साथ भी ये झील संबंधित है। और इनके पुत्र हुए हैं, 5वें पुत्र हैं भगवान परशुराम। तो इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन में हो तो इनको आप रेफरेंस दे सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन में जरूर रहेगा अगर संबंध पूछा जाता है तो ये तीनों व्यक्ति झील के साथ संबंधित हैं। ठीक है, 660 से 672 मीटर का इसका जो है वो एल्टीट्यूड है, समुद्र लेवल से ये इतनी ऊंची है। ठीक है, और 8 नवंबर 2005 को इसको रामसर साइट या रामसर वेटलैंड साइट जो है वो इसको घोषित किया गया था। तो 8 नवंबर 2005 इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। ठीक है, 8 नवंबर 2005 को इसको रामसर साइट जो है वो घोषित किया जाता है। यह रेणुका लेक की इमेज देखो। रेणुका लेक ये आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। ये जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इसको देख सकते हैं, इस एनालिसिस को देख सकते हैं। 672 मीटर का जो है वो सी लेवल से इसका अल्टीट्यूड है। लार्जेस्ट नेचुरल लेक है इन हिमाचल प्रदेश। और इसकी जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मीन अगर आप यहाँ से धागा पकड़ोगे और यहाँ से घूमते हुए जाओगे और वापस आके यहाँ पर इस धागे को मिला दोगे और फिर उसका नाप लोगे तो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 3214 मीटर, 3214 मीटर जो है वो आपको इसका सरकमफ्रेंस देखने को मिलेगा। इस लेक का नाम जो हुआ है वो जोड़ा गया है, या नामकरण जो हुआ वो गॉडेस रेणुका के नाम पर इसका जो है वो नामकरण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये रोड के साथ कनेक्टेड देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोटिंग है, बोटिंग अवेलेबल है यहाँ पर बोटिंग। यहाँ पर आपको लाइन सफारी देखने को मिलती है, जू भी है। यहाँ पर एक एनुअल फेयर होता है नवंबर में इस लेक के किनारे। और इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 8 नवंबर 2005 को। और रेणुका जो है वो मदर हुई है भगवान परशुराम जी की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे जो कि इससे जुड़े हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। देखो 3 क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करेंगे आपको। अगर आज ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगी तो फिर आप एग्जाम में गलत करने की संभावना रहेगी आपकी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील ये कौन सी है? प्राकृतिक झील उसने मेंशन किया है कि नेचुरल लेक, तो वो है रेणुका। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी नेचुरल लेक है उनमें से सबसे लंबी है, क्योंकि इसकी लंबाई है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, ये थिंक क्लियर होगी। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील या मानव निर्मित या कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक तो सबसे बड़ी है, वो है गोविंद सागर झील। वो कहां पर है? बिलासपुर में। क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 70 से 90 किलोमीटर के बीच में है। तो कहां 2.5 किलोमीटर और कहां इस 90 किलोमीटर के तकरीबन। तो फिर ये कृत्रिम लेक के मामले में गोविंद सागर सबसे बड़ी झील है। ये उसकी एक इमेज, ये देखो कहां रेणुका लेक और कहां गोविंद सागर लेक। ये डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण बनी थी, भाखड़ा डैम, तो उसके कंस्ट्रक्शन के कारण यहाँ पर लेक बन गई थी, उसका नाम रख दिया गया था गोविंद सागर लेक। ठीक है, तो देखो कितनी बड़ी है इसके एज कंपेयर टू रेणुका लेक। लेकिन एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था जनरली, उसने ये मेंशन नहीं किया था कि आप प्राकृतिक बताओ या कृत्रिम। उसने जनरल ये क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे यहां पर, है ना, कोई लगाएगा रेणुका और कोई लगाएगा गोविंद सागर। लेकिन भाई यहां से देखो, मैंने आपको बताया, अब उसको ये लेना देना नहीं है कि आप किसकी बात करो, चाहे आप नेचुरल जिस मर्जी में, लेकिन वो बड़ी कौन सी है, नेचुरल या आर्टिफिशियल हो, उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन बड़ी कौन सी है। तो देखो रेणुका की लंबाई है 2.5 किलोमीटर, जबकि गोविंद सागर जो है वो 90 किलोमीटर के आसपास लंबी लेक है। तो फिर बड़ी कौन सी हुई? जनरली अगर हम बात करें तो गोविंद सागर। ये मैं इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो अगर उसने मेंशन नहीं किया कि उसका एक क्राइटेरिया नहीं दी कि वो नेचुरल या किसकी, जनरली उसने बात की कि सबसे बड़ी कौन है, तो गोविंद सागर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन पूछा गया है कि रेणुका झील का संबंध किससे है। तो तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, माता रेणुका या उनके पति ऋषि जमदग्नि
या उनके 5वें पुत्र भगवान परशुराम। इनफैक्ट भगवान परशुराम जी का तो वहां पर ताल भी है, परशुराम ताल भी है वहां पर। तो ये तीनों व्यक्ति इसी झील के साथ संबंधित हैं। तो ऑप्शन में इनमें से कोई एक होगा, तो इनमें से एक होगा, उसी पर हमने करेक्ट जो है वो टिक लगाना है, ठीक है। और परशुराम ताल जो है वो रेणुका झील के किनारे स्थित है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। परशुराम की कोठी देखने को मिलती है आपको निरमंड गांव में, ठीक है। और परशुराम ताल देखने को मिलता है आपको सिरमौर, रेणुका झील के किनारे, ठीक है। तो ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शोंग टोंग कड़छम ये जल विद्युत परियोजना है। शोंग टोंग कड़छम ये जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर बनी है? देखो, दो जल विद्युत परियोजनाएं कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अगर एक याद रह गई तो दूसरी को याद करने की जरूरत नहीं है। एक है रोंगटोंग और एक है शोंगटोंग। जो रोंगटोंग है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, और तो जो बची शोंगटोंग है वो कहां पर हुई? फिर किन्नौर में। तो किन्नौर में है, तो किन्नौर में तो सिर्फ एक ही नदी बहती है, कौन सी? सतलुज। तो ऑप्शन ए, ठीक। रोंगटोंग जो है, रोंगटोंग बेसिकली एक नाला है जो कि स्पीति नदी का सहायक जो है वो उस नाले को बोला जाता है। उस नाले पर बनी हुई है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। और शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना जो है वो बनी हुई है सतलुज नदी पर। तो कहां पर है सतलुज नदी? तो किन्नौर में बहती है, लाहौल स्पीति में थोड़ी ना बहती है, ठीक है। तो 402 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है और सतलुज नदी पर ये बनी हुई है। तो ऑप्शन ए। देखो, किन्नौर में सतलुज नदी पर काफी जल विद्युत परियोजनाएं बनी हुई हैं। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक है संजय जल विद्युत परियोजना, जिसको कि भावा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये बनी हुई है बसपा नदी पर, बसपा, जो कि सहायक है किसकी? सतलुज की। 120 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। स्टेट गवर्नमेंट इसको रन करती है, हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो इसको रन करती है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये एशिया की या भारत की एकमात्र भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम इस जल विद्युत परियोजना से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की, भारत की या एशिया की पहली पूर्णतया भूमिगत जल विद्युत परियोजना है संजय, जिसको कि भावा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। एक और है बसपा, ये भी प्राइवेट सेक्टर। बसपा जो है वो तो सहायक है सतलुज की, तो ये किन्नौर में ही है, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत। एक और इंपॉर्टेंट है, आपको संजय याद रखनी है। एक है नथप्पा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। ये किन्नौर और शिमला का जो बॉर्डर एरिया है या जो उनकी बाउंड्री लाइन है उस पर बनी हुई है। तो ये दोनों के बीच में आती है और 1500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सतलुज नदी पर बनी हुई है। और इसमें जो पानी लाने के लिए एक सुरंग बनाई गई है उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उस सुरंग की लंबाई है 28 किलोमीटर लंबी। सुरंग की सहायता से नथप्पा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के लिए पानी लाया गया है। तो सुरंग की लंबाई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे खाब जल विद्युत परियोजना। ये है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में खाब, जिसको हम प्राचीन टाइम में, ये खाब जगह जो है जिसको नागमिया कहते थे, नागमिया, ठीक है, ये किन्नौर में है। और 1020 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। प्राइवेट सेक्टर के अधीन आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है खाब। एक है कड़छम बांगतू, ये भी प्राइवेट सेक्टर की है। एक है चांगो यांगथांग, एक है जांगी थोपन। और ये इसके बारे में पूछा जाता है रुकती और शोंगटोंग कड़छम। तो हमें तो सिर्फ ज्यादातर हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो या तो सेंटर से जुड़ी होती है या जो गवर्नमेंट के अधीन आती हैं। तो हमें याद रखना है संजय और भावा, क्योंकि इसको स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। एक है नथप्पा झाकड़ी, इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। एक है खाब, ये क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी है इसलिए इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। और एक है ये दो, रुकती और शोंगटोंग, इनके ऊपर काफी ज्यादा टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ये कौन सी है? तो प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं ये सारे क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का नाम है पार्वती। इनफैक्ट पार्वती जो है वो ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है
और पार्वती नदी है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो पार्वती जल विद्युत परियोजना भी कहां पर है? कुल्लू में। 2051 मेगावाट की जो है वो इसकी कैपेसिटी है, 51 मेगावाट की, ठीक है। तो और प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कौन सी है? निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी है खाव, किन्नौर वाली, जिसको किन्नौर वाली 1020 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। अगर जनरली उसने पूछा, कोई क्षेत्र मेंशन नहीं किया, तो पार्वती। अगर पर्टिकुलरली पूछा कि सार्वजनिक क्षेत्र की, तो पार्वती, निजी क्षेत्र की तो खाव, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी जल विद्युत परियोजना पूर्णतया भूमिगत है? भूमि के अंदर बनी हुई हिमाचल प्रदेश की ही नहीं, एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना है संजय, जिसको कि हम भाभा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं। 120 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। ये स्टेट सेक्टर के अधीन आती है, किन्नौर में बनी हुई है और बसपा नदी पर है। बसपा बेसिकली सहायक नदी है सतलुज की, ठीक है। पूर्णतया, अगला फोर्थ क्वेश्चन, पूर्णतया भूमिगत संजय जल विद्युत परियोजना का अन्य नाम क्या है? या इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो भाभा जल विद्युत परियोजना। नथप्पा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के लिए एक सुरंग बनाई गई है, उसकी लंबाई कितनी है? तो ये डिस्कस किया हमने, 28 किलोमीटर। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। 1020 मेगावाट की खाव जल विद्युत परियोजना, देखो मैंने कहा था ये प्राइवेट सेक्टर की है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, किन्नौर जिले में है और किस नदी पर बनी है ये हमसे पूछा है। तो भाई किन्नौर में तो सिर्फ एक ही नदी बहती है 5 मेन रिवर में से, सतलुज। ऑप्शन सतलुज करेक्ट हो जाएगा। शोंगटोंग कड़छम परियोजना ये किस नदी पर है? तो किस नदी पर है ये क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन तो पूछा गया, अभी तो डिस्कस किया, किन्नौर में। तो ऑप्शन किन्नौर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मूव करेंगे हम अपने 17th क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है, काफी टाइम रिपीट हो चुका है इस सीरीज में। क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, देखो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला, या मैं इसको ऐसे कह दूं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में जो पहला पार्क बना था, नेशनल पार्क बना था, या जो पहला सबसे पुराना नेशनल पार्क है वर्तमान में, वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कब बना था ये? 1 मार्च 1984 ईस्वी को, 1 मार्च 1984 ईस्वी को, ठीक है। और उसके साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। तो सबसे बड़ा तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, 754 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, 754 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। और सबसे छोटा कौन सा है? सिंबलबाड़ा, सिरमौर में है ये, सिंबलबाड़ा पौंटा साहिब के नजदीक में है ये। तो सिंबलबाड़ा 27.88 किलोमीटर, ठीक। तो ये कुछ फैक्ट है, आपने ध्यान रखना है। और ये आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा कुल्लू में, स्थान है कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। तो ये तो बेसिकली बड़ा ही इजी क्वेश्चन था 2019 का जो पटवारी एग्जाम था, क्योंकि उसने पर्टिकुलर ये पूछा था कि किस स्टेट में है, तो ये तो हिमाचल में ही है। बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा, लेकिन और फैक्ट पूछे जा सकते हैं तो वो भी डिस्कस कर लिया हमने, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में अगर इन फैक्टों में से कोई क्वेश्चन निकलता है तो उसको करने में हम सक्षम हो, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये कुछ उसकी इमेज, ये अब 754 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को तो हम इमेज में ले नहीं सकते, इसलिए जस्ट एक देखने की कोशिश की है, उसको समझने की। देखो कुल्लू में काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ के समय के दौरान उसकी एक इमेज लेगी है ये, और ये इसका एंट्रेंस गेट, इसके अगर अंदर घुसना है तो एक गेट। तो ये रहा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और ये उसकी कुछ डिटेल, एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको पढ़ के कुछ सीख, यहाँ से कुछ बेहतर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम से, लैंग्वेज से। तो देखो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो इंडियाज नेशनल पार्क लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू रीजन इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 1 मार्च 1984 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। 754 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, और अल्टीट्यूड के बीच में लाई करता है ये 1500 से 6000 मीटर का जो अल्टीट्यूड है उसके बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। 23 जून 2014 को क्या होता है?
ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को यूनेस्को के द्वारा दोहा में इनकी एक मीटिंग होती है, उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है और ये हिमाचल प्रदेश की सेकंड नंबर की हेरिटेज साइट को प्राप्त करने वाली जो है वो इमारत है, यह जगह है, यह स्थान है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो सेकंड हेरिटेज साइट थी वो थी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और कब इसको दर्जा मिला? 23 जून 2014 को। ठीक है, तो 23 जून 2014 को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया यूनेस्को ने। और ये भारत की 32वें नंबर की हेरिटेज साइट थी, 32वां नंबर, और एचपी की सेकंड। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक चीज यहाँ फैक्ट रह गया, कुछ उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश में आपको प्रेजेंट टाइम में 5 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, 5। ठीक है, एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो बना था 1 मार्च 1984 को, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है और 754 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है के साथ सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है और सबसे पहला भी है। ठीक है, दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क। तो ये 2 पुराने हैं, काफी पुराने, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछने को या देखने को मिलता है। ये बना है 9 जनवरी 1980, उसके 3 साल बाद 9 जनवरी 1987 को ये बनता है। ये पिन घाटी आपको देखने को मिलती है लाहौल स्पीति में, तो पिन घाटी नेशनल पार्क भी लाहौल स्पीति होगा। 675 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। उसके बाद 2010 में 3 बने थे, एक बना था इंद्र किला, ये आपका कुल्लू में बना था, एक बना था खीर गंगा, ये भी कुल्लू में बना था, और एक बना था सिंबल बारा, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो ये बना था सिरमौर में, नियर पौंटा साहिब है ये। तो देखो, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार और ये सबसे बड़ा। तो ये इस दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, ये न्यू बने हैं। तो देखो, कुल मिलाकर हमने देखा तो कुल्लू में है 3, एक लाहौल स्पीति में और एक सिरमौर में, तो कुल मिलाकर हो गए 5 नेशनल पार्क। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो पूछे जा चुके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंबल बाड़ा जो नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के किस नगर के निकट है? तो मैंने आपको अभी बताया, देखो हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से, तो काफी डीप अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं वो आपकी। तो देखो, जो सिंबल बाड़ा वाला है वो आपको नियर पौंटा साहिब के नजदीक देखने को मिलेगा, पौंटा साहिब के नजदीक देखने को मिलेगा सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। अब बच्चों को सिरमौर तो पता होता है, लेकिन नियर वो, क्योंकि अगर जब तक आप मैप की मदद से या थोड़ा सा अगर आप खुद से रिसर्च नहीं करोगे तो ये चीजें आपको नहीं आएंगी। ठीक है, इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क, देखो मैंने बताया कुल्लू में 3 है, एक इंद्र किला, एक खीर गंगा और ग्रेट हिमालयन। तो ये तो कुल्लू में ही होगा इंद्र किला। ठीक है, ये 2010 में एस्टैब्लिश हुए 3। हिमाचल प्रदेश की दूसरी हेरिटेज साइट ये बनी थी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बनी थी 23 जून 2014 को, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये दूसरी थी। तो क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है, कभी वो पहली भी तो पूछ सकता है। तो पहली बनी थी आपकी पहली बनी थी कालका शिमला रेल मार्ग जो था वो, और वो बनी थी 7 जुलाई 2008 को। देखो 2008 को बनी कालका शिमला वाली और 2014 को बनी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क वाला। ठीक है, तो ये दूसरी थी और कालका शिमला वाली पहली है। ठीक, द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये किस जिले में है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लोअर लेवल के एग्जाम में पूछा गया होगा, कुल्लू। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो 5, 3 कुल्लू में, एक लाहौल स्पीति में और एक सिरमौर में। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो मेरे को नहीं अगर याद रहता तो मेरे को इतना तो याद हो सकता है कि पिन घाटी लाहौल स्पीति में है। तो पिन घाटी नेशनल पार्क वो कहाँ होगा? लाहौल स्पीति में। ठीक है, मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था कि कालिंदी ये किस नदी का वैदिक नाम है? कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? तो व्यास, रावी, सतलुज, इनके तो नहीं है। देखो कालिंदी बेसिकली प्राचीन या वैदिक नाम रहा है यमुना नदी का। यमुना हिमाचल प्रदेश की एक यूनिक सी नदी है। वाई? देखो बाकी हिमाचल प्रदेश की जो 4 नदियां हैं, ब्यास होगी, रावी होगी, सतलुज होगी और एक बच गई आपकी चिनाब, ये बहती हैं पश्चिम की तरफ और जाके गिरती हैं अरब सागर में, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर ये,
सिंधु नदी के साथ मिलकर के ये गिरेंगी अरब सागर में, ठीक है। और यमुना जो एक यूनिक सी नदी है वो आपकी बहेगी पूर्व की तरफ बहते हुए जाएगी और गंगा के साथ मिलके जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो ये गंगा जल तंत्र का भाग है और जो बाकी 4 नदियां हैं वो सिंधु जल तंत्र का भाग है, ठीक है। तो यूनिक है इस दृष्टि से। और प्राचीन काल में जो यमुना नदी है इसका नाम रहा है कालिंदी, ठीक है। एक और इसके पीछे लॉजिक है, कालिंदी क्यों कहा जाता है। देखो यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में आप जाओगे तो एक जगह है गढ़वाल। गढ़वाल की जो पहाड़ियां हैं उनको कहा जाता है कालिंद पर्वत। गढ़वाल की पहाड़ियों को कालिंद पर्वत नाम से भी जाना जाता है। और कालिंद पर्वत में आपको एक जगह देखने को मिलती है यमुनोत्री, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। तो बेसिकली कालिंद पर्वत में इसका उद्गम स्थान है। इस नदी को बोला जाता है, इसीलिए इस नदी को बोला जाता है कालिंदी। कालिंदी प्राचीन टाइम है, इसीलिए इसको इस नदी के नाम को कालिंदी जो है वो नाम दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड में देखने को मिलती है आपको गढ़वाल। गढ़वाल में जो पहाड़ियां उनको बोला जाता है, गढ़वाल की जो पहाड़ियां उनको बोला जाता है कालिंद पर्वत, ठीक है। और कालिंद पर्वत में है ये स्थान यमुनोत्री, जहां से उद्गम होता है यमुना नदी का, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट को देखा होगा तो वहां पर मैं धीरे धीरे तकरीबन 5 नदियों को कवर कर चुका हूं, उनकी डिटेल एनालिसिस कर चुका हूं। तो जो बच्चे बोलते हैं कि देखो पढ़ने का एक ही तरीका नहीं होता, आप क्वेश्चन को लेकर उसकी डिटेल एनालिसिस करके भी अपने जो जीके सेक्शन है या हिमाचल प्रदेश जीके का जो सेक्शन है उसको सॉलिड कर सकते हैं। आप नदियों को अलग से पढ़ेंगे, इससे अच्छा है कि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन से आप पूरी नदी को ही रिवाइज कर लीजिए, है ना। तो ये इससे क्या होगा, नदियां भी जो टॉपिक है रिवर इन हिमाचल प्रदेश वो इनडायरेक्ट वे में अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना अपना तरीका है, बाकी देखते हैं। देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो टॉन्स, पब्बर, गिरी, आंध्रा, बाता जिसको कि बाटा भी लिखा जाता है कई बुक्स में, जलाल, पटसारी, असनी, मारकंडा, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, घाघर, पाताल, सरस्वती खड्ड, काफी और होंगी लेकिन ये शुरू की जो लिखी हैं टॉन्स, पब्बर, गिरी, आंध्रा और बाटा, जलाल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो ऊपर वाली से पूछे जाते हैं। देखो इसका जो वाटर का अटैचमेंट एरिया है, जल अधिग्रहण क्षेत्र जो है इसका वो है 2300 वर्ग किलोमीटर का। हिमाचल प्रदेश में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है जो कि सबसे कम है, क्योंकि सबसे ज्यादा 20,000 वर्ग किलोमीटर है और वो है सतलुज का, ठीक, सेकंड पे ब्यास का आता है, ठीक है। इसकी लंबाई है 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश की, और 22 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कुल 1525 किलोमीटर लंबी है ये नदी, 1525 है, तकरीबन 1300 या 1500 के बीच में है ये, 1525 बुक में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से हिमाचल प्रदेश में ये कुल 22 किलोमीटर बहती है, बहुत कम बहती है हिमाचल प्रदेश में ये, इसीलिए इसको कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी। जो 5 मुख्य नदियां हैं उनमें से सबसे कम जो लंबाई है वो इसी नदी की है, इसीलिए इसको कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी। और इसके किनारे आपको हिमाचल प्रदेश का एक शहर देखने को मिलेगा, वो है पांवटा साहिब। पांवटा साहिब ये किस नदी के किनारे है, तो यमुना, ठीक है। ये इसका एक मैप है यमुना रिवर का, तो इससे आप समझने की कोशिश कर सकती है। देखो ये है यमुना, ये उत्तराखंड है बेसिकली, यमुनोत्री एक स्थान है, यमुनोत्री कालिंद पर्वत है, वहां से एक यमुनोत्री स्थान है, वहां से ये वाली जो नदी है वो आ गई और ये बह गई और यहां से खद्दर मांजरी से ये हरियाणा में एंटर कर गई, ठीक है। अच्छा इसकी ट्रिब्यूटरीज देखी हमने, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, देखो ये है चंद्रनाहन लेक, यहां से निकलती है पब्बर नदी, ये आ गई आपकी पब्बर रिवर, यहां से बहेगी, यहां से आते हुए यहां से, और यहां पर ये मिल जाएगी आपकी टॉन्स रिवर के साथ, टॉन्स नदी। ये टॉन्स नदी निकलती है सुपिन और रुपिन, ये 2 ग्लेशियर पिघलते हैं तो निर्मित होती है टॉन्स नदी, और जो आपकी पब्बर नदी है वो अंततः टॉन्स नदी में मिल जाती है, ठीक है। और एक है गिरी नदी, ये रही आपकी गिरी रिवर। ये कपूर चोटी जो है जुब्बल, नियर जुब्बल में आपको एक कपूर चोटी देखने को मिलेगी,
वहां से ये वाली निकलती है गिरी नदी। और ये जो है वो आपके अंततः यहाँ से देखो जलाल आ गई, यहाँ से बाटा आ गई, नाहन जो शहर है वो बाटा नदी के किनारे है, बाता या बाटा, ठीक है। और जो आपकी टॉन्स रिवर है ये कालसी में जो है, कालसी नामक जगह, ये जो जगह कालसी यहाँ पर जो है वो मिल जाती है आपकी यमुना नदी के साथ। और ताजेवाला यहाँ पर एक बना हुआ है डैम, उसका नाम रखा है ताजेवाला हेडवर्क्स, जो नाम रखा है दिल्ली के लिए जो पानी भेजने का मेन सोर्स है वो यही जगह है। यहाँ पर ये हरियाणा में एंटर कर जाती है, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे दोबारा से फिर से। देखो खद्दर मांजरी जगह पर ये हिमाचल प्रदेश या सिरमौर में प्रवेश करती है। तो कहां पर ये हिमाचल प्रदेश या सिरमौर में एंटर करती है? खद्दर मांजरी। देखो ये है जगह खद्दर मांजरी, यहां पर एंटर करती है ये हिमाचल प्रदेश और सिरमौर में। ये तो उत्तराखंड वाला एरिया ना, ये जो खद्दर मांजरी जगह है यहां पर एंटर करेगी ये हिमाचल प्रदेश बोल लो या सिरमौर बोल दो, ठीक है। ये फैक्ट क्लियर हो गया। और ताजेवाला नामक स्थान पर ये हिमाचल प्रदेश और सिरमौर दोनों को छोड़कर कहां चली जाएगी? हरियाणा में चली जाएगी। ये रहा ताजेवाला। देखो यहां पर खद्दर मांजरी में ये है एचपी में एंटर की, और ताजेवाला जो स्थान है यहां से ये हरियाणा में चली गई। तो कुल कितने किलोमीटर का सफर किया इसने? सिर्फ 22 किलोमीटर ही तो गई हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसको सबसे छोटी नदी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की। तो थोड़ा सा ही सफर तय करती है, खद्दर मांजरी में एंटर करेगी और ताजेवाला में ये चली जाएगी हरियाणा में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है तो वो तो डिस्कस हो चुका है। ये हिमाचल प्रदेश की पूर्वोत्तम नदी है, मैंने आपको पहले भी बताया, बाकी तो सारी पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये पूर्वोत्तम नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरेगी विद हेल्प ऑफ गंगा, क्योंकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, ठीक है। इसका पौराणिक संबंध, पुराणों में इस नदी का संबंध रहा है भगवान सूर्य से। तो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी का पौराणिक संबंध भगवान सूर्य से रहा है? तो यमुना। अच्छा, इसकी कुछ चोटियां हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनसे जुड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जैसे गिरी नदी। तो गिरी नदी मैंने आपको अभी बताया, ये रही गिरी नदी। ये जो नदी है गिरी जो नदी है वो निकलती है, उसका उद्गम होता है कपूर चोटी से। कपूर चोटी ये जुब्बल में है, ठीक है, वहां से निकलती है। और आपके ये वहां से निकलने के बाद इसका उद्गम जो शिमला जुब्बल से होता है, इस नदी का उद्गम। और जो रेणुका शहर है वो आपका इसी नदी के किनारे है। आपको बीच में कहीं ना कहीं रेणुका देखने को मिलेगा, यहाँ पर जस्ट खड्डों के नाम ही मेंशन किया है, लेकिन जो आपका रेणुका शहर है वो आपको इसी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और, कि जो सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती है ये वाली नदी गिरी नदी, उद्गम कहाँ? कपूर चोटी से, शिमला से, ठीक है। और रेणुका शहर भी गिरी नदी के किनारे है, ठीक है। और ये जो गिरी नदी है ये सिरमौर को 2 भागों में बांटती है। सेम फॉर एग्जांपल जैसे सवां ऊना को 2 भागों में बांटती है, जैसे सतलुज बिलासपुर को 2 भागों में बांटती है, उसी तरह गिरी सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। एक इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सके, एक पूछा जा सकता है टॉन्स के बारे में। टॉन्स जो है, टॉन्स नदी, ये सुपेन और रूपेन, ये 2 ग्लेशियर हैं, उनके पिघलने से बनती है, ठीक है। जब ये 2 ग्लेशियर है या 2 ग्लेशियर युक्त नदियां हैं, जब इनका संगम होता है तो बनती है टॉन्स नदी, ठीक। और कालसी नामक स्थान पर ये सिरमौर, कालसी एक जगह है सिरमौर में, वहां पर ये यमुना में एंटर कर जाती है। ये रही आपकी कालसी। कालसी के पास ये जो टॉन्स नदी है ये यमुना में मर्ज हो जाएगी, तो कालसी जगह सिरमौर में है, ठीक है। और हिमाचल, ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये जो नदी है टॉन्स, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य बाउंड्री बनाती है, नेचुरल बाउंड्री, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य ये वाली जो नदी है वो नेचुरल बाउंड्री बनाने की कोशिश करती है, मतलब प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये देखो ये उत्तराखंड वाला एरिया और ये देखो ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, ये नेचुरल बाउंड्री बनाएगी इस तरीके से, ये देखो नेचुरल बाउंड्री बनेगी इसके बीच में, ठीक है। तो कौन सी बनाती है? देखो गिरी नदी सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करती है, और जो टॉन्स नदी है वो प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है।
बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्ट, ठीक है। पब्बर नदी एक और इसकी महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है। देखो गिरी, पब्बर और टॉन्स, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। पब्बर जो है वो निकलती है चांशल। देखो शिमला में एक चोटी है चांशल, इनफैक्ट मैं बोलूं चांशल जो है वो शिमला की हाईएस्ट पीक है चांशल। वो उस चोटी पर बर्फ जो पड़ा रहता है उसके पिघलने से बनती है चंद्रनाहन झील। चांशल चोटी के बाद बनती है, उसी चोटी के आसपास है, आपको देखने को मिलेगी चंद्रनाहन झील, और इसी झील से उद्गम होता है पब्बर नदी का। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि चंद्रनाहन झील कहाँ है, तो शिमला में। चांशल चोटी कहाँ है, तो शिमला में। और चंद्रनाहन झील से उद्गम होता है पब्बर नदी का, तो पब्बर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चंद्रनाहन झील से। और ये चक्राता में टॉन्स नदी के साथ मिल जाती है। चक्राता में ये वाली जो नदी है वो टॉन्स के साथ मर्ज हो जाएगी। ये देखो ये है टॉन्स नदी आपकी, कहाँ गई, ये है आपकी पब्बर नदी, ये आ गई पब्बर नदी। और ये जो पब्बर नदी है वो आपकी मिल जाएगी चक्राता के पास, ये जो जगह है चक्राता, यहां पर ये मिल जाएगी टॉन्स के साथ, ठीक है। और आंध्रा जो है वो पब्बर की सहायक नदी है। देखो काफी ज्यादा खड्डे हैं वैसे सिरमौर में, तो ये जो इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पब्बर की सहायक नदी है और चिड़गांव शिमला से ये उद्गमित होती है। तो यमुना की काफी सहायक नदी है जो शिमला से ही आती है, बेसिकली उद्गमित होती है। और आंध्रा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1987, अगर मैं कहीं गलत नहीं बोल रहा हूँ एक बार चेक कर लेना अपने, 1987 में यहाँ पर जब बाढ़ आई थी तो ये जो गांव है चिड़गांव ये बह गया था, तो इसको नुकसान हुआ था, तो वो खड्ड थी आंध्रा खड्ड में आई थी वो वाली बाढ़। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे जो कि पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एक भारतीय राज्य उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड से ये निकलती है और एचपी में बहने के बाद ये तीसरे राज्य हरियाणा में चली जाती है, तो वो नदी है यमुना। भाई उत्तराखंड से यमुना नदी निकली, हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर बही और फिर हरियाणा में चली गई। तो फिर इसमें मेरे को लगता नहीं तो क्वेश्चन इसने लंबा करके पूछ लिया है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। दिल्ली में जल आपूर्ति का मुख्य साधन है ताजेवाला हेडवर्क्स। बेसिकली एक छोटा सा बांध बनाया, डैम टाइप का बनाया हुआ उन्होंने, उसका नाम है ताजेवाला हेडवर्क्स, हरियाणा में पड़ता है ये। तो इस जो बांध को पानी किस नदी से मिलता है, तो मिलता है यमुना नदी का पानी। बेसिकली यमुना नदी इसी स्थान पर जो है वो हरियाणा में एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। अभी डिस्कस किया, अभी ताजेवाला बांध, जस्ट 2 सेकंड पहले मैं आपको बता रहा था, ठीक है। गिरी नदी, ये जो गिरी नदी है इसके ये कहां से गुजरती है, रेणुका से जाती है, चंबा से जाती है, पांवटा से जाती है, नाहन से जाती है, कहां से जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, गिरी नदी के किनारे है रेणुका शहर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, यमुना नदी के किनारे है पांवटा साहिब, ठीक है। ये देखो 3 फैक्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नाहन शहर जो है वो बेसिकली बाटा नदी के किनारे स्थित है, बाटा, ठीक है। गिरी नदी के किनारे आपको देखने को मिलती है रेणुका जो शहर है वो गिरी नदी के किनारे है। और जो आपकी पांवटा साहिब है वो आपको यमुना नदी के किनारे देखने को मिलेगा। सो चीजों को समझते हुए उनको याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट, बाटा किसकी सहायक नदी है, तो बाटा यमुना की सहायक नदी है। ये बेसिकली उद्गमित होती है आपकी, अभी मैंने आपको बताया, नाहन के पास वाले एरिया से। तो नाहन बेसिकली बाटा या बाता जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम अपने 19th क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, भूतनाथ मंदिर, ये कहां पर है। भूतनाथ मंदिर आपको भूंतर में देखने को मिलता है। भूंतर जगह है कुल्लू में, यहां पर हवाई अड्डा भी है एक। क्या सराहन में? सराहन जगह है शिमला में, और पर्टिकुलर शिमला में है या मंडी में। तो भूतनाथ मंदिर, भूतों के नाथ, भूतनाथ किसको कहा जाता है, भूतनाथ बोला जाता है भगवान शिव को बोला जाता है भूतनाथ मंदिर। तो जो भूतनाथ मंदिर है वो आपको बेसिकली मंडी में देखने को मिलेगा, मंडी, ऑप्शन डी मंडी, ठीक है। ये भूतनाथ मंदिर जो है वो 1526 में बनाया था
मंडी के राजा अजबर सेन है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, कई बार पर्टिकुलर जगह पूछी जाती है, तो मंडी शहर जो मंडी टाउन है जहाँ पर कलेक्टर वगैरह के ऑफिस होते हैं उसको बोला जाता है प्रॉपर मंडी शहर, वो वाला एरिया। वहां पर जो है वो राजा अजबर सेन ने 1526 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया था। ये मंदिर जो है समर्पित है अर्धनारीश्वर। देखो भूतनाथ, अर्धनारीश्वर, ये भगवान शिव के नाम हुआ करते हैं। ये भगवान शिव को ही बोला जाता है अर्धनारीश्वर, आधे नारी। ठीक है, तो भूतनाथ मंदिर या अर्धनारीश्वर मंदिर या जो है वो भगवान शिव से संबंधित है, और ये मंदिर आपको मंडी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी ये रही उसकी इमेज। भूतनाथ टेम्पल कहां पर है, मंडी में, ये उसकी इमेज। और इस मंदिर के अंदर आपको इस तरह की एक मूर्ति देखने को मिलेगी, अर्धनारीश्वर, आधी नारी और आधा पुरुष। ये भगवान शिव से संबंधित है बेसिकली ये वाली पिक्चर। तो ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है, अर्धनारीश्वर। ठीक है, मंडी में देखो, मंडी में काफी ज्यादा प्राचीन मंदिर है, तकरीबन 80 से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर है मंडी में। इसीलिए मंडी को एक संज्ञा दी जाती है। मंडी को कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का बनारस या फिर छोटी काशी। छोटी काशी की संज्ञा जो दी जाती है वो मंडी को दी जाती है, क्योंकि काशी जो है भारत का एक ऐसा शहर है जहां पर आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का मंडी भी एक ऐसा शहर है, मंडी भी एक ऐसा जिला है जहां पर काफी प्राचीन मंदिर है, इसलिए मंडी को कहते हैं छोटी काशी। ठीक है, मंडी में आपको देखने को मिलते हैं भूतनाथ मंदिर, पंचवक्त्र मंदिर, श्यामा काली जिसको कि टरना देवी मंदिर भी कहा जाता है, श्यामा काली या टरना देवी मंदिर, काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। ठीक है, माधोराय मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट, माधोराय बोला जाता है भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, उसके अलावा आपको मंडी में देखने को मिलेगा कामाख्या या कामाक्षा। कई बुकों में आपको कामाख्या मिलेगा या कई बुकों में कामाक्षा। ये करसोग में है, पर्टिकुलरली जगह पूछी तो करसोग। ठीक है, पराशर मंडी, वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर। पराशर बेसिकली झील भी है एक, उसी झील के किनारे है ये वाला मंदिर, पंडोह में। ये पराशर मंदिर आपको पंडोह में देखने को मिलेगा। शिकारी देवी मंदिर, सुंदरनगर, शिकारी देवी का जो मंदिर है वो आपको सुंदरनगर में देखने को मिलेगा। और लोमश ऋषि, काफी डिटेल से पढ़ाया है इस मंदिर के बारे में मैंने आपको। लोमश ऋषि का आपको एकमात्र मंदिर देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, वो है रिवाल्सर झील के किनारे। रिवाल्सर झील में 3 धर्मों का जो धार्मिक स्थल है उसमें से जो हिंदू पूजते हैं वो पूजते हैं लोमश ऋषि को रिवाल्सर में। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भूतनाथ मंदिर कहां पर है, तो अभी बताया, भूतों के नाथ भगवान भोलेनाथ। ठीक है, और ये वाला मंदिर आपको देखने को मिलेगा मंडी में। प्रॉपर कहां, मंडी शहर में। 1526 ईस्वी में राजा अजबर सेन ने इसको बनाया था, और ये अर्धनारीश्वर से को समर्पित है, और अर्धनारीश्वर कहा जाता है भगवान शिव को। ये काफी प्राचीन मंदिर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक मंदिर है जहां पर सांप की, बेसिकल सांप, स्नेक की सबसे बढ़िया आकृतियां हैं। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेरे को काफी अच्छा लगा इस क्वेश्चन को देखकर। देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अक्सर बुकों में देखने को नहीं मिलते हैं, या आपको रिसर्च करनी पड़ती है इस तरह के क्वेश्चन को जानने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक मंदिर है जहां पर आपको सांप की बढ़िया आकृतियां देखने को मिलती हैं। अब जो बच्चे गए होंगे, कई बार ऑब्जर्व नहीं करते हैं चीजों को, लेकिन जो ध्यान से देखते हैं चीजों को और वहां पर गए होंगे तो जरूर इस क्वेश्चन को सही कर पाए होंगे। ये वाली जो आकृतियां आपको पराशर मंदिर में देखने को मिलती है, पराशर मंदिर पंडोह में जो है, ये रही उसकी एक इमेज। ये देखो, पराशर लेक, काफी फेमस लेक है हिमाचल प्रदेश की, नेचुरल लेक है पराशर, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। उसी लेक के किनारे है आपका ये वाला मंदिर। कौन सा मंदिर, ये जो मंदिर है पराशर ऋषि का मंदिर। जब आप इस मंदिर में जाओगे तो आपको सांप, स्नेक जैसी आकृतियां देखने को मिलेंगी इसकी कलाकृति में ना। ये इस मंदिर की एक बड़ी इमेज, ये जो साथ में इसकी लगाई हुई है, बेसिकली ये यही मंदिर है, तो इसकी बड़ी इमेज। यहाँ पर आपको सांप की जैसी आकृतियां देखने को मिलेंगी, इसकी जो कलाकृति है उसमें आपको सांप नुमा आकृतियां देखने को मिलेंगी। ठीक, एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर लोमश ऋषि जो है
उनका एकमात्र मंदिर है। तो मैंने आपको भी बताया रिवालसर। रिवालसर में 3 धर्मों से जुड़ी हुई एक झील है। 3 धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो हिंदू लोग पूजते हैं लोमस ऋषि को, इनफैक्ट पूजते ही नहीं है, उनका मंदिर भी है यहाँ पर, ठीक है। कामाख्या या कामाक्षा देवी का मंदिर कहाँ पर है? करसोग। तो उसने पर्टिकुलर जगह पूछी हुई थी। ये शिमला कहाँ से गलत लिख दिया मैंने, शिमला नहीं होगा, यहाँ पर मंडी होगा, करसोग मंडी में पड़ता है। तो कामाख्या या कामाक्षा जो देवी का मंदिर है वो देखने को मिलता है करसोग, ठीक है। तारणा या टारना, ये जो मंदिर है ये किसने बनवाया था? ये जो मंदिर है तारणा या टारना देवी का जो मंदिर है आपको देखने को मिलता है, बेसिकली इसका नाम जो है वो श्यामा काली मंदिर है, बट ये जो मंदिर है वो टरना नामक जगह, मंडी में एक टरना जगह है वहां पर है, इसलिए इसको टरना देवी का मंदिर भी कहा जाता है। इसको बनाया था मंडी के राजा श्याम सेन, ठीक है। मैंने आपको बताया मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और वाराणसी ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है इसको, हिमाचल का बनारस भी कहा जाता है, ठीक है। तो मूव करेंगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा, मिनी लहासा, लिटिल या मिनी लहासा कहलाता है? तो मिनी लहासा या लिटिल लहासा कहा जाता है मैक्लोडगंज को। अगर ऑप्शन में मैक्लोडगंज और धर्मशाला दोनों हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा मैक्लोडगंज को देनी है आपने, ठीक है। और अगर मैक्लोडगंज नहीं है तो फिर धर्मशाला, क्योंकि मैक्लोडगंज धर्मशाला में पड़ता है। तो मैंने कहा अगर दोनों ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैक्लोडगंज को दो, अगर मैक्लोडगंज है ही नहीं तो फिर धर्मशाला जरूर होगा, तो फिर धर्मशाला को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, धर्मशाला या मैक्लोडगंज को मिनी लहासा एक्चुअली में बोला क्यों जाता है? देखो मैं आपको इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। लहासा एक गांव था छोटा सा तिब्बत में, तिब्बत जो आज के टाइम चीन के अधीन है, वहां पर एक गांव हुआ करता था लहासा, वहां पर जन्म लिया था तेंजिन ग्योत्से, इन्होंने जन्म लिया था तेंजिन ग्योत्से, जिनको आज हम दलाई लामा कहते हैं। तो दलाई लामा बेसिकली एक उपाधि है। ये तेंजिन ग्योत्से जो है वो 24वें दलाई लामा हुए हैं, 24वें दलाई लामा कहा जाता है इनको। और इनका जन्म स्थान हुआ था लहासा गांव में, और लहासा कहाँ का गांव पड़ता था? तिब्बत में, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब चीन ने इसको अपने अधीन कर लिया तिब्बत को, तो वर्तमान में इनका जो निवास स्थान है फिर ये कहां पर आकर बसने लगे? मैक्लोडगंज में। तो मैक्लोडगंज को इसीलिए अब देखो उनका निवास स्थान यहां चेंज हो गया, इसलिए मैक्लोडगंज को अब हम बोल देते हैं मिनी लहासा, छोटा लहासा, क्योंकि एग्जैक्ट वो वाला लहासा तो है नहीं, वो उसका छोटा रूप है ना। तो मैक्लोडगंज को हम कह देते हैं मिनी, या धर्मशाला को कह देते हैं मिनी या लिटिल लहासा, ठीक है। तो इसके पीछे ये थी कहानी। और देखो लिटिल तिब्बत ये किसे कहा जाता है? लिटिल तिब्बत कहा जाता है स्पीति को, क्योंकि स्पीति में आपको काफी ज्यादा जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है लिटिल तिब्बत, ठीक है। और अगर उसने पर्टिकुलर स्थान पूछा तो स्पीति, और अगर पूछा कि लिटिल तिब्बत हिमाचल प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है तो लाहौल स्पीति। अच्छा, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तपोवन, जिसे हम संदीपनी हिमालय भी कहते हैं, तपोवन में हिमाचल प्रदेश की दूसरी विधानसभा भी है ना, विधानसभा भवन भी है हिमाचल प्रदेश का। तो ये किस शहर के निकट है? तो ये तो भाई तपोवन तो बच्चे को पता होगा, धर्मशाला में है। पर यह ध्यान रखना कि तपोवन को ही कहते हैं संदीपनी हिमालय या चिन्मया हिमालय, मेरे ख्याल से ना। और धर्मशाला में आपको एक और चीज देखने को मिलती है, क्षेत्रीय मौन मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान, ये भी धर्मशाला में है, ठीक है। मधुमक्खियों के ऊपर रिसर्च करनी हो उसके लिए जो रीजनल ऑफिस बनाया गया है वो धर्मशाला में है, ठीक है। और आपको धर्मशाला में युद्ध संग्रहालय, वार मेमोरियल देखने को मिलता है धर्मशाला में। सो गाइस, ये थी एनालिसिस हिमाचल प्रदेश जो जीके सीरीज पार्ट 16 की एनालिसिस, जिसमें हमने डिस्कस अब पार्ट 16 तक हम बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम में जो हिमाचल प्रदेश जीके की क्वेश्चंस रहे थे, चाहे वो 2016 का हो या फिर 2020 का हो, उसमें जो भी हिमाचल प्रदेश जीके पूछा गया था उसकी डिटेल एनालिसिस हम कर चुके हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।